हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा जीएसटी का चैप्टर नंबर 15 चल रहा था, प्रोसीजरल कंप्लायंस अंडर सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम जिस भी सेक्शन की बात करेंगे वो सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन होगा, जिस रूल की बात करेंगे वो सीजीएसटी रूल्स के रूल होंगे। ठीक है जी। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है इस चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्रोविजंस रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन देखा कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, स्पेशल स्टेट्स में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, स्पेशल स्टेट्स कौन से हैं, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, फिर जी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटीआईएन, राइट। फिर हमने ये देखा कि इज़ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी टैक्स स्पेसिफिक, द आंसर इज़ नो। इज़ जीएसटी स्टेट स्पेसिफिक, द आंसर इज़ यस। डू वी नीड सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ब्रांच विद इन द स्टेट, द आंसर इज़ नो। बट we can register separately for every vertical business vertical, right। फिर जी सेक्शन 22 हमने देखा था persons liable for registration। तो इसके अंदर हमने देखा द persons who exceed threshold limit। उसके अलावा जो persons अपॉइंटेड डे से पहले किसी प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स में रजिस्टर्ड थे, जो कि जीएसटी में सब सम्ड हो गए हैं, जैसे वैट है, सीएसटी है, एक्साइज है, इनमें रजिस्टर्ड थे, तो उनको भी जीएसटी में रजिस्टर होना ज़रूरी है। यहाँ पर अपॉइंटेड डे का मतलब कहता है डे ऑन विच द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स, मतलब 1 जुलाई 2017। फिर जी अगर किसी ने अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, इट मे बी ड्यू टू सक्सेशन और मे बी फॉर एनी अदर रीज़न, तो उस केस में जो ट्रांसफरी है या सक्सेसर है उसको अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है, राइट। इन केस ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, अरेंजमेंट, एग्रीमेंट्स, जहाँ पर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ट्रिब्यूनल ने स्कीम अप्रूव कर दी है या किसी भी वजह से, तो उस केस में अगर कोई नई एंटिटी क्रिएट हो रही है, तो जी जब भी आरओसी उस न्यू एंटिटी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है, उस डेट से उस न्यू एंटिटी को जीएसटी में रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। फिर पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23 हमने देखा, और यहाँ हमने देखा कि मेनली उन्हीं को एक्सक्लूड किया हुआ है, उन्हीं को एग्जम्प्ट किया हुआ है जो कि एक्सक्लूसिवली उस बिज़नेस में है, बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर आइदर एग्जम्प्टेड होली और विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। उसके अलावा हमने देखा जी एग्रीकल्चरिस्ट है टू द एक्सटेंट सप्लाई ऑफ प्रोक्योर आउट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ लैंड, या एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर स्पेसिफिकली हु आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। फिर जी सेक्शन 24 में हमें बहुत सारे केसेस बताए जहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब चाहे आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस की है या नहीं की है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स कौन होते हैं वो भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर जी पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, persons who are required to pay tax under subsection 5 of section 9, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा एक हमने सेक्शन 25 डिस्कस किया था जो कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बता रहा है, सेक्शन 29 डिस्कस किया था जो कि कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बता रहा है, राइट। अब हमें रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जी, रूल्स में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। तो सीजीएसटी रूल्स 2017 विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 8 से, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जी एवरी पर्सन अदर देन, इनको छोड़कर, इनके लिए अलग से प्रोविजंस है, इनके लिए अलग से प्रोविजंस है, इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, कहता है जी एनआरआई, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, या फिर पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 में आपको शो कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर होए कि सेक्शन 61 में है कौन लोग। सेक्शन 61 और 51 देखिए हेडिंग क्या दे रखी है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, हेडिंग क्या दे रखी है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, राइट। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट मे मैंडेट,
किस केस में? कहता है डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, या सच अदर पर्सनस एज में बी नोटिफाइड। तो बेसिकली इनकी बात की जा रही है कि इनको TDS काटना जरूरी है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, राइट, टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर। ठीक है, तो इनको क्योंकि टैक्स काटना ज़रूरी है तो इसलिए इनकी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ज़रूरी है, GST में ज़रूरी है, चाहे टर्नओवर, इनकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रही है थ्रेशोल्ड लिमिट से या नहीं कर रही। ठीक है जी। फिर इन्होंने कहा कि पर्सन्स रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। तो जी सेक्शन 52 क्या कह रहे हैं हमारे पास? कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये बेसिकली CGST के सेक्शंस चल रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन दिस एक्ट, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, एवरी नॉट बीइंग एन एजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, शेल कोलेक्ट, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, शेल कोलेक्ट एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 1% एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्स इनको कलेक्ट करना होता है, ठीक है, ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर्स वेयर द कंसिडरेशन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाईज इज टू बी कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर। तो जी मैं अमेजोन के थ्रू अगर कोई सामान बेच रहा हूँ तो जी बेच मैं रहा हूँ, अमेज़ोन के थ्रू बेच रहा हूँ, लेकिन पेमेंट किसे कलेक्ट करनी है? अमेज़ोन को कलेक्ट करनी है। तो अमेज़ोन यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसको अपने आप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि अमेज़ोन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, कितना? नॉट एक्सीडिंग 1%। ठीक है, तो इनकी बात की जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि अ पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, तो वो हम देख चुके थे। तो इन 4 केसेस को छोड़कर एवरी पर्सन हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25(1), सेक्शन 25(1) हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जैसे कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लिया है तो यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जैसे कि आप प्रीवियस वैट में या फिर CST था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, या फिर एक्साइज में लायबल टू बी रजिस्टर्ड थे आप, तो इस एक्ट में यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 तो उनकी बात कर रहा है हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 उनकी बात कर रहा है जो कि वॉलंटरली अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, चाहे वो इस एक्ट में रजिस्टर होने के लिए लायबल है या नहीं है। जैसे मान के चलो अगर हमारी टोटल ट्रांजैक्शन सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर हमारा सिर्फ पूरे फाइनेंशियल ईयर का 10 लाख है और हम किसी भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले केस में भी कवर नहीं हो रहे, तो आई एम नॉट लायबल टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर GST, लेकिन फिर भी मैं वॉलंटरली अपने आप को GST में रजिस्टर करवा लेता हूँ, तो मैं कहाँ पर लाई कर रहा हूँ? सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में। एंड दोज हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं? सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, सेक्शन 25 हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा सेक्शन हमने डिस्कस किया था। तो जी वैसे अगर मैं आपको सेक्शन दिखाना चाहूँ तो पूरा सेक्शन दिखा देता हूँ, सेक्शन 25। ये रहा सेक्शन 25। एवरी पर्सन हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 शेल अप्लाई। तो सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 बात कर रहा है कि दोज हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 सेक्शन 24, और जब हम बात करते हैं सब सेक्शन 3 की तो कह रहा है जी अ पर्सन दो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या सेक्शन 24 मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरली। तो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं वो कहाँ कवर हो रहे हैं? सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में। ठीक है जी। तो एवरी पर्सन अदर देन दीज 4 persons हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 या फिर पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 शेल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज। तो जी अगर आपको
रजिस्टर करवाना है तो सबसे पहले आपको ये 4 चीज़ें डिक्लेयर करनी होगी। तो हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल है जीएसटी का, वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ही हमने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं है, आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान रजिस्ट्रेशन है। खुद आप जीएसटी पोर्टल पे जाइए और वहाँ पर जाकर रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहता है जी पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। तो बहुत सारे फॉर्म्स आपके सामने आने वाले हैं, तो याद रखना शुरू कीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बात शुरू होती है तो सबसे पहली हमें एप्लीकेशन किस में देनी है, फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। ऑनलाइन ही है ये फॉर्म, जीएसटीएन पोर्टल के ऊपर ये फॉर्म, ठीक है। ऑन द कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल का मतलब वही जो जीएसटी पोर्टल में आपसे कह रहा हूँ। आइदर डायरेक्टली, आप खुद भी इंटरनेट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि यार मैं इतना टेक्निकली एडवांस नहीं हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो फिर फैसिलिटेशन सेंटर्स भी खोले हुए हैं। तो उन फैसिलिटेशन सेंटर्स में जाकर आप उनकी हेल्प ले सकते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाने में, राइट। तो आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपको रजिस्टर करवाना है अपने आप को तो आपको 4 चीज़ें चाहिए, पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। और ये डिटेल्स हम किस में सेंड करेंगे, कहता है पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जो रेड में दिया हुआ है ना, एक्चुअली मैंने साथ में लिखा हुआ है दिस इज़ ओमिटेड विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 to 2019। तो जी जून अटैम्प्ट के बच्चों को तो दिमाग में रखना है, लेकिन दिसंबर अटैम्प्ट के बच्चों के दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि ओमिटेड हो चुका है, ओमिट हो चुका है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 to 2019, 1 Feb 2019। तो जून अटैम्प्ट के बच्चों के केस में तो ये एप्लीकेबल नहीं है ओमिशन, लेकिन दिसंबर अटैम्प्ट के केस में ये ओमिशन एप्लीकेबल है। तो दिसंबर अटैम्प्ट के बच्चों को ये प्रोविज़न दिमाग में नहीं रखना। क्या कहा हुआ है इसके अंदर, मान के चलिए मेरी 2 ब्रांचेज है, 2 यूनिट्स है। एक यूनिट तो है मेरी SEZ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और एक यूनिट है मेरी इंडिया में अदर देन SEZ, तो आउटसाइड। तो इस प्रोविज़न में कहा हुआ है कि जी दोनों के लिए अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करवाओ, चाहे सेम बिज़नेस है, सेम टाइप का बिज़नेस है, लेकिन इनको अलग अलग बिज़नेस वर्टिकल्स शो करके अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाओ, चाहे ये दोनों ही सेम स्टेट के अंदर है। SEZ मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश्ड है, उस SEZ में मेरी एक यूनिट है, और उसी बिज़नेस रिलेटेड दूसरी यूनिट मेरी आउटसाइड SEZ उत्तर प्रदेश में ही है। तो ऑल्दो सेम स्टेट में अगर ब्रांचेज हैं तो हम लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, लेकिन इस केस में कहा हुआ है कि एक यूनिट आपकी SEZ में, दूसरी आउटसाइड SEZ है, तो भैया आप मान के चलिए कि डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स हैं और आपको अलग अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, राइट। तो प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग द यूनिट या यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बीइंग अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर शैल मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ बिजनेस वर्टिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज अदर यूनिट्स लोकेटेड आउटसाइड द SEZ, ठीक है। अब ये प्रोविजन ओमिटेड है, लेकिन जून अटेम्प्ट के लिए तो एप्लीकेबल है। प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन बीइंग एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को तो अलग से ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से अप्लाई करेगा और एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अलग से अप्लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को तो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर उसको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। फिर जी जो हम ये डिटेल्स दे रहे हैं, जो ये डिटेल्स हम दे रहे हैं, पेन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट या यूनियन टेरिटरी, वो वेरीफाई की जाएगी। तो यहाँ ना ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कैसे है, रूल 8.2 में देखिए, कहता है जी पेन का तो हमारे पास कॉमन डेटाबेस है विच इज़ मेंटेन बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वेरीफाई कर लेगा उस डेटाबेस से आपका पेन। फिर जी मोबाइल नंबर पे 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, वो आपसे ऑनलाइन मांगा जाएगा, तो मोबाइल भी कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह ईमेल आईडी पे भी 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, तो वो आपसे ऑनलाइन मांगा जाएगा, तो ईमेल आईडी भी आपकी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर जनरेशन, ये सब होने के बाद एक बार आपकी डिटेल्स कंफर्म हो गई, उसके बाद एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा ऑनलाइन पोर्टल पे, GST पोर्टल पे। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द पेमेंट पेन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, अ टेम्परेरी रेफरेंस नंबर शैल बी जनरेटेड, और वो साथ साथ आपको दिखाई दे जाएगा, आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, ठीक है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर।
तो ये जी हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 का। फिर जी जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है इसको यूज़ करते हुए हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 का पार्ट बी फिल करना है। यूजिंग द रेफरेंस नंबर जनरेटेड अंडर सब रूल 3 द एप्लीकेंट शेल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन इन पार्ट बी। तो पार्ट बी फिल करना है आपकी बार हमें, ठीक है। ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स जो भी वहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे, राइट, पोर्टल के ऊपर, आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर। चलिए जी, जब आप ये पार्ट बी भी अपलोड कर देंगे विद ऑल द डिटेल्स विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट विल बी इशूड। तो नेक्स्ट फॉर्म की बारी आती है, वो एक्नॉलेजमेंट कौन से फॉर्म में इशू होगी? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2। तो अभी तक हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 पढ़ा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 पढ़ा, किस पर्पज़ के लिए होता है। फिर जी इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि हमने देखिए सब रूल 1 के अंदर इनको छोड़ दिया था ना कुछ केसेस को, तो इनके अलग अलग से पढ़ेंगे। तो इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में इन्होंने कहा कि भैया आप किसी और स्टेट में जाकर टेम्प्रेरी तौर पर बिज़नेस कर रहे हैं, तो जी उस स्टेट में बिज़नेस कमेंस करने से 5 दिन पहले, 5 डेज़ पहले आपको अप्लाई करना है जीएसटी नंबर के लिए, आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, और आपको टेम्प्रेरी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, राइट, टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको एडवांस में ही टैक्स भी डिपॉजिट करना है, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, राइट। जब आपका उस स्टेट में काम खत्म हो जाएगा और आप अपने स्टेट में वापस जाने लगेंगे, तब आप हमें अपने अकाउंट शो कीजिएगा कि यहाँ पर आपने कितनी टैक्सेबल सर्विसेज या सप्लाई की है, उसके बेसिस पर आपकी क्या नेट टैक्स लाइबिलिटी बनती है। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवा रखा है उसमें से आपका वो अमाउंट कट के बाकी आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है जी। आज ये वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अच्छा, हमने ये पार्ट ए भर दिया था ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। फिर जी हमने पार्ट बी में बाकी सारी डिटेल्स भर दी, ठीक है। उसकी हमें एक्नॉलेजमेंट मिल गई किस में? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 में, ठीक है जी। अब जब ये सारी डिटेल्स चली गई पोर्टल पर, तो वहाँ पोर्टल पर किसी न किसी ऑफिसर को एलोकेट की जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। चेक कीजिए कि डिटेल सही है नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। तो जी यहाँ पर रूल 9 में सब रूल 1 क्या कह रहा है? सबसे पहली चीज़ कहता है एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर हु शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड द accompanying documents and if the same are found in order approve the grant of registration within 3 working days from the date of submission of the application। ठीक, अगर एप्लीकेशन डिफेक्टिव है तो where the application submitted under Rule 8 is found to be deficient either in terms of any information or any document required to be furnished under the said rule, or the proper officer requires any clarification with respect to any information provided in the application or document furnished therewith। तो चाहे कोई भी केस हो, कुल मिला के एप्लीकेशन फॉर द टाइम बिंग डिफेक्टिव है, तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है मुझे और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, या जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो प्रॉपर नहीं है, उनको दोबारा से अपलोड करवाना है, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया है तो उसकी अपलोड करवाना है, तो प्रॉपर ऑफिसर में इशू नोटिस टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपकी मेल पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्म की बारी आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 में, ठीक है। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द एप्लीकेंट शेल फर्निश सच क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, तो आपको पोर्टल पे ही अपलोड करना है। अब नेक्स्ट फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 4। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 किसके लिए? अगर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो जो क्लैरिफिकेशन है या जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए नोटिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 में, और आपको अपनी तरफ से जो उस नोटिस के रिस्पॉन्स में जवाब देना है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 4 में विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, ठीक है। Where the proper officer is satisfied with the clarification या information या document furnished by the applicant, he may approve the registration within 7 working days। तो जी इनिशियली तो क्या कहा गया, कितने टाइम में आपकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगी? इनिशियली तो 3 दिन के अंदर अंदर, 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव है तो उस केस में 3 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा
जिसका जवाब 7 दिन के अंदर अंदर आपको देना है। और जवाब अगर सेटिस्फैक्ट्री हुआ, प्रोफेसर को लगा ठीक है सब कुछ, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर क्या है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, अप्रूवल मिल जाएगी। वेयर नो रिप्लाई इज फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस, या फिर प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट, तो प्रॉपर ऑफिसर shall, for the reasons to be recorded in writing, reject such application and inform the applicant electronically in form GST registration 5। ठीक है जी। अगर प्रॉपर ऑफिसर ने टाइमली एक्शन नहीं लिया, मतलब पहले केस में जहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी है ही नहीं, वहाँ पर 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, या फिर इंफॉर्मेशन दी गई है आपके थ्रू, जब प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस भेजा तो आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी 7 दिनों तक कोई भी आपके पास इंटीमेशन नहीं आई, तो उस केस में ऑटोमेटिकली मान के चला जाएगा दैट रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। ठीक है। फिर जी हमारे पास रूल 10 है, इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 06 में, राइट, showing the principal place of the business and the additional place या places of business shall be made available to the applicant on the, मतलब आपका GSTN पोर्टल पर ही बेसिकली आपको इंटीमेशन ईमेल पर भी आ जाती है। ठीक, और ये बता रखा है कि भैया GSTN नंबर क्या है, तो वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं भाई। 15 में से फर्स्ट 2 करेक्टर्स तो स्टेट कोड होते हैं, फिर जी 10 करेक्टर्स आपका जो पेन होता है उसके नंबर होते हैं। अगर पेन नहीं है कुछ केसेस के अंदर, जैसे हमने पढ़ा जी सेक्शन 51 के अंदर उन लोगों को रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है जिनको TDS काटना होता है, तो उनके पास पेन नहीं है, तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर तो होगा, तो वो अगले 10 डिजिट्स हो जाएंगे, राइट। फिर 2 करेक्टर्स क्या है, एंट्री कोड, और 1 करेक्टर क्या है, चेकसम। ठीक है जी। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही कि जी आप जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल बन गए उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं विद इन 30 डेज़, कब से, जब से आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल बन गए। मान के चलिए थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर क्रॉस हो गई, तो इसके 30 डेज़ के अंदर अंदर मुझे रजिस्टर करवाना है अपने आप को। कहता है अगर विद इन 30 डेज़ अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन यहीं से ही इफेक्टिव मानी जाएगी, चाहे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर मिले या यहाँ पर मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन यहाँ से इफेक्टिव मानी जाएगी। लेकिन अगर 30 डेज़ के बाद रजिस्टर करवाते हैं आफ्टर 30 डेज़, तो आपने तो डिफ़ॉल्ट कर दिया, क्योंकि लॉ ने क्या कहा है, विद इन 30 डेज़ आपको रजिस्टर करवाना है, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो उसके बाद जब एक्चुअल में आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, GSTIN नंबर आपको मिल जाएगा एक्चुअल में, तब से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव मानी जाएगी। तो जी रजिस्ट्रेशन शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच द पर्सन बिकम्स लायबल टू द रजिस्ट्रेशन वेयर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन a period of 30 days from such date, right, where the application for registration has been submitted by the applicant after the expiry of 30 days from the date of becoming liable to registration, तो ये आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उस केस में द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। एवरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर द एक्ट। इन केस प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो उस केस के अंदर कहता है वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ग्रांटेड द एप्लीकेंट शैल बी कम्युनिकेटेड द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर ड्यूली साइंड शैल बी मेड अवेलेबल टू हिम ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 3 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। तो ठीक है। आज जी सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो ये जो प्रोविज़न यहाँ लिखे हुए हैं ना, ये एक्चुअली में हम पढ़ चुके हैं
कि एनी पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी रिक्वायरिंग अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी सच प्लेस of business shall be granted separate registration in respect of each such business subject to the following conditions. So although we are not required to register separately for the same business within the state या within the union territory, लेकिन अगर हम जाते हैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन के लिए तो उस केस में अलाउड है, बट क्या कंडीशंस है? कहता है सच पर्सन हैज़ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, such person shall not pay tax under section 10 मतलब कंपोजिट लेवी फॉर एनी ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। तो कंपोजिट लेवी में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम कंपोजिट लेवी ऑप्ट कर रहे हैं तो हमारे सारे बिजनेस प्लेस के लिए एप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस प्लेस के ऊपर कंपोजिट लेवी एप्लीकेबल है, किसी पे एप्लीकेबल नहीं है, वो सब पर एप्लीकेबल होती है, राइट। All separately registered place of business of such person shall pay tax under the act on supply of goods or services or both made to another registered place of business of such person and issue a tax invoice या bill of supply as the case may be for such supply। तो मान के चलिए मेरे दो बिजनेस हैं विद इन द स्टेट, दो बिजनेस है मेरे, एक ए एक बी। अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली रजिस्टर करवाता हूँ, दोनों के लिए अलग से GST IN नंबर लेता हूँ, तो जब ये आपस में एक दूसरे को गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो इनको भी टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, एक दूसरे को इनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, इवन एक दूसरे को सप्लाई करने के लिए भी, क्योंकि अब ये GST के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? डिस्टिंक्ट एंटिटी। क्लियर है जी? Where any place of business of the registered person that has been granted a separate registration becomes ineligible to pay tax under section 10 composite levy, तो all other registered place of business of the said person shall become ineligible to pay tax under the said section। ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, और जब हमने कंपोजिट लेवी पढ़ा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जी कंपोजिट लेवी स्कीम या तो सारे बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल है हमारे, या किसी भी बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर एक बिजनेस इनएलिजिबल तो बाकी सारे भी इनएलिजिबल, एक के लिए हमने कंपोजिट लेवी ऑप्ट की तो बाकी सबके ऊपर भी कंपोजिट लेवी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगी। The registered person opting to obtain separate registration for a place of business shall submit the separate application हर business place के लिए। आज जी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू persons required to deduct टैक्स एट सोर्स और टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, मतलब सेक्शन 51 जो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 52 में, ठीक है। तो शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो इनके लिए अलग से फॉर्म नंबर दे रखा है GST रजिस्ट्रेशन 07। तो हमने ऊपर पढ़ा था ना, जब रूल 8 हमने देखा था, रूल 8 में कहा था अदर देन दीज, रूल 8 में क्या कहा था? अदर देन दीज, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेएबल, या फिर person required to deduct tax at source under section 51, person required to collect tax at source under section 52, या person supplying online information database access या फिर retrieval services। तो इनको छोड़कर तो बाकी सबको अप्लाई किस में करना है? GST रजिस्ट्रेशन 1 में। इनमें से इन दोनों को किस में अप्लाई करना है? GST रजिस्ट्रेशन 07 में, राइट। ठीक है। फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर, द प्रॉपर ऑफिसर may grant the registration after due verification and issue the certificate of registration in form GST 06 within the period of 3 working days from the date of the submission of the application, where upon the inquiry or pursuant to any other proceeding under the act the proper officer is satisfied that the person to whom certificate of registration in GST registration 07 has been issued is no longer liable to deduct tax at source या फिर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। तो जी पहले इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया क्योंकि वो पर्सन लायबल था टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स या फिर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, बट अब लायबल नहीं है। अगर वो लायबल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वाली जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है उससे भी बाहर आ गया। तो सेड ऑफिसर में कैंसल द रजिस्ट्रेशन, राइट, एंड सच कैंसलेशन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सेड पर्सन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म नंबर GST रजिस्ट्रेशन 08।
आज जी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में कहता है जी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी इस फॉर्म में, बाकी सब सेम है। एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एट द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली थ्रू द फैसिलिटेशन सेंटर। तो जी अगर कोई इंडिया में आकर टेम्प्रेरी तौर पर बिजनेस करके वापस अपने देश में जाना चाहता है तो इंडिया में आएगा, बिजनेस करेगा, टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करेगा, तो जीएसटी तो एप्लीकेबल है ना, तो उसको टेम्प्रेरी तौर पर ही अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है और बिज़नेस कमेंस करने से 5 दिन पहले। और जैसे हमने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में पढ़ा था, इन भाई साहब को भी एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करवाना होता है एस्टिमेट बेसिस पर। प्रोवाइडेड दैट in the case of business entity incorporated or established outside India, the application for registration shall be submitted along with the tax identification number or unique number on the basis of which entity is identified by the government of that country or its permanent account number if available. ठीक है। A person applying for registration as a non-resident taxable person shall be given a temporary reference number, जैसे casual person के केस में हमने देखा था, by the common portal for making an advance deposit of tax। ठीक है, तो इन भाई साहब को भी एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करवाना होता है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड बाय द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल बी ड्यूली साइंड या वेरीफाइड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड बाय हिज ऑथराइज्ड सिग्नेटरी who shall be a person resident in India having a valid परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो ये हमारे नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इन भाई साहब के बिहाफ पर जो एप्लीकेशन है दैट शैल बी वेरीफाइड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ सच नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और ये ऑथराइज्ड सिग्नेटरी शैल बी द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हैविंग अ वैलिड पैन। आज जी ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस या फिर रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट। तो जी अगर कोई कंपनी जो बाहर की है, इंडिया में जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, अब वो बाहर से इंडिया में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल सर्विसेज दे रही है, जैसे कि ई बुक्स सेल कर रही है, तो मैं इंडिया में बैठा बैठा उसकी वेबसाइट से ई बुक परचेज़ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब वो कंपनी चाहे वो इंडिया से बाहर है लेकिन इंडिया में टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो जी वो तभी पॉसिबल है जब वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी जीएसटी में। ठीक है, और वो रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में फिल करेगी? रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है उसके लिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन 10, राइट। द एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर, द एप्लीकेंट शैल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर अगेन 06। ठीक है, आज जी एक्सटेंशन इन द पीरियड ऑफ ऑपरेशन बाय द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब जब टेम्प्रेरी तौर पर रजिस्ट्रेशन ली तब हमने कहा जी हम तो दिल्ली में सिर्फ 15 डेज़ ही काम करेंगे, बाद में जो ट्रेड फेयर लगा हुआ था वो एक्सटेंड हो गया, तो भैया शुरुआत में तो हमें रजिस्ट्रेशन 15 डेज़ के लिए मिली थी, अब हम उस पीरियड को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 11 में, राइट। और साथ में हमें पेमेंट भी पे करनी होगी एक्स्ट्रा टाइम के लिए, मतलब एक्स्ट्रा एडवांस डिपॉजिट कराना होगा क्योंकि टैक्सेबल सर्विसेज ज़्यादा सप्लाई करेंगे ना, फिर हम टैक्सेबल सप्लाई ज़्यादा होगी ना हमारी। आ जाओ जी सू मोटो रजिस्ट्रेशन। सू मोटो का मतलब जब कोई इंसान खुद से अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहा लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को लगता है बेटा इसको तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो सू मोटो रजिस्ट्रेशन कहता है वेयर परसुएंट टू एनी इंक्वायरी survey, inspection, search or any other proceedings under the act, the proper officer finds that a person liable to registration under the act failed to apply for such registration. Such officer may register the said person on temporary basis and issue an order in form number GST registration 12. तो जी प्रॉपर ऑफिसर अपने आप से टेम्प्रेरी बेसिस पर उस पर्सन को रजिस्टर कर लेगा जीएसटी में और उसको एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि भैया आपको रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन। एवरी पर्सन टू हुम अ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ग्रांटेड within a period of 90 days from the date of grant of such registration submit an application for the registration in form and manner provided in rule 8 or rule 12। तो रूल 8 में जो कॉमन हमने कहा जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 में, और रूल 12 के अंदर जैसे हमने कहा ये आपका
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या जो भी है, राइट, तो उनके केस में विद इन 90 डेज़। क्योंकि आपको देखिए एक बार टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर तो अलॉट हो गया है ना, तो आपको 90 डेज़ के अंदर अंदर अब अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेट पर्सन हैज़ फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ द टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर उस पर्सन को लगता है यार ज़बरदस्ती मुझे रजिस्टर कर रहे हैं जीएसटी में, आई एम नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, तो आगे अपील फाइल करेगा वो, राइट। इन सच केस द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ ऑर्डर अपहोल्डिंग द लाइबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन बाय द एपलेट अथॉरिटी। तो जी मुझे ज़बरदस्ती रजिस्टर कर लिया जीएसटी में, मुझे टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, साथ में मुझे नोटिस भेज दिया। अब लोग कह रहा है जी नोटिस मिला है तो 90 डेज़ के अंदर मुझे अपनी तरफ से प्रोसीड करना पड़ेगा अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, लेकिन मैं तो अपने आप को रजिस्टर करवाना नहीं चाहता और मुझे लगता है आई एम नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो मैं एपलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करूँगा। अगर एपलेट अथॉरिटी को भी लगता है कि हाँ भैया मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एपलेट अथॉरिटी के ऑर्डर आने के 30 डेज़ के अंदर अंदर मुझे फिर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी होगी, राइट। तो जीएसटी IN assigned to such person shall be effective from the date of order granting the registration। तो जब स्टार्टिंग में मुझे यहाँ रजिस्टर किया गया था, टेम्प्रेरी नंबर दिया गया था, चाहे मेरी रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हुई है, लेकिन इफेक्टिव कब से मानी जाएगी, यहाँ से, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है दैट विल बी ओवर। चलिए जी, टेक केयर।